छात्रों, आज हम पुनः ध्रुव स्वामिनी नाटक को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इससे पूर्व हमने ध्रुव स्वामिनी नाटक की ऐतिहासिकता एवं कल्पना पर विचार किया था। इस वीडियो में आज हम ध्रुव स्वामिनी के प्रधान पात्र की चर्चा करेंगे कि इस नाटक का प्रधान पात्र कौन है, इसकी प्रधान नायिका कौन है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए छात्रों शुरू करते हैं। इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न कि ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण कीजिए। ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी का एक चर्चित नाटक है। इसमें ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त तथा रामगुप्त प्रमुख पात्र हैं। तो मंदाकिनी, कोमा, शिखर स्वामी, मिहिरदेव, पुरोहित, खिंगल आदि गौड़ पात्र हैं। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त और रामगुप्त के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। ध्रुव स्वामिनी इस नाटक की प्रधान नायिका है। नाटक का संपूर्ण कथानक ध्रुव स्वामिनी के चरित्र के इर्द गिर्द ही घूमता है। वह नाटक में आद्योपांत अपनी मजबूत स्थिति में विद्यमान रहती है। ध्रुव स्वामिनी गतिशील चरित्र की नायिका है। ध्रुव स्वामिनी मगध नरेश समुद्रगुप्त को विजय के उपहार स्वरूप प्राप्त हुई थी। चंद्रगुप्त की प्रेयणी अर्थात प्रेमिका होने पर भी उसके बड़े भाई रामगुप्त ने षड्यंत्र के तहत ध्रुव स्वामिनी से राक्षस विवाह कर लिया था। विवाह के बाद रामगुप्त ने कभी उसे रानी का दर्जा नहीं दिया, न ही उसको पत्नी के रूप में स्वीकार किया। वह ध्रुव स्वामिनी को केवल विलास की वस्तु ही समझता रहा। ध्रुव स्वामिनी को असहनीय जीवन दृढ़ता, कठोरता, आत्मविश्वास तथा स्वावलंबन की भावना से भर देता है। उसमें जहाँ एक ओर नारी जीवन की कोमलता, सहिष्णुता तथा करुणा है, वहीं दूसरी ओर पुरुषों की दृढ़ता, धैर्य तथा विवेक भी देखने को मिलता है। चरित्र की ये विपरीत विशेषताएं परिस्थितियां जन्य हैं, अतः उसका चरित्र स्थिर न होकर गत्यात्मक है। उसमें अनेक गुणों का समाहार है, अर्थात उसके चरित्र में अनेक विशेषताएं हैं। उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहली विशेषता नाटक की प्रधान नायिका या प्रधान पात्र। ध्रुव स्वामिनी नाटक के नाम से ही पता चलता है कि उस नाटक का नाम उस पात्र के नाम के कारण ही रखा गया है। इससे हमें ज्ञात होता है कि वह मुख्य भूमिका में रही है। इसका कथानक ध्रुव स्वामिनी के व्यक्तित्व के आसपास ही घूमता नजर आता है। इस दृष्टि से
हम देखते हैं कि ध्रुव स्वामिनी इस नाटक की प्रधान नायिका या प्रधान पात्र है। चाहे चंद्रगुप्त हों, चाहे रामगुप्त हों, चाहे सकराज हो, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वे ध्रुव स्वामिनी से संबद्ध हैं। इस दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी इस नाटक की प्रधान नायिका ठहरती है। अब हम बात करते हैं भावुक एवं सरल हृदय नायिका। ध्रुव स्वामिनी का हृदय अत्यंत भावुक है और वह सरल हृदय की स्वामिनी है। जब परिचारिका के माध्यम से उसे चंद्रगुप्त के प्रेम का पता चलता है तो वह कह उठती है कि उन्हें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उनकी स्थिति और भी भयानक हो जाए। इसके अतिरिक्त कई ऐसे पल हैं जहां पर उसकी भावुकता को देखा जा सकता है। चंद्रगुप्त जब सकराज को पराजित करने के लिए और उसकी शर्त को पूरा करने के लिए ध्रुव स्वामिनी की रक्षा के लिए जब सकराज के किले में जाने के लिए तैयार होता है तो ध्रुव स्वामिनी उसको जाने से रोकती है। जाने से रोकना उसे चंद्रगुप्त की चिंता होना था। उसकी भावनाएं चंद्रगुप्त की सुरक्षा की दृष्टि से उद्वेलित हो उठी और वह कह उठी कि नहीं, मैं तुमको न जाने दूंगी। मेरे क्षुद्र निर्बल नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं। इससे पता चलता है कि ध्रुव स्वामिनी भावुक एवं सरल हृदय की नायिका है। उसके चरित्र की अगली विशेषता है राजा रामगुप्त के प्रेम से वंचित और उपेक्षित नारी। ध्रुव स्वामिनी को यद्यपि उपहार के रूप में समुद्रगुप्त को दी गई थी और समुद्रगुप्त के बड़े बेटे रामगुप्त से उसका विवाह हुआ था। विवाह होने पर ध्रुव स्वामिनी उसको अपना पति परमेश्वर समझती रही और स्वयं को उसके प्रति समर्पित करती रही। लेकिन विलासी रामगुप्त न तो कभी एक अच्छा पति बन सका, न ही एक अच्छा राजा। उसका प्रेम कभी भी ध्रुव स्वामिनी को प्राप्त न हो सका। वह अपने विलासी जीवन में डूबा रहा। उसका ये कथन सत्य प्रतीत है कि भला मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है ये मैं आज तक न जान सकी। मैंने तो कभी उनका मधुर संभाषण सुना ही नहीं। विलासियों के साथ मदिरा में उन्मत्त उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ, तो वह अपने पति के प्रेम से भी वंचित रही। दूसरी उसकी विशेषता है चंद्रगुप्त की प्रियणी, अर्थात चंद्रगुप्त की प्रेमिका, प्रियतमा। चंद्रगुप्त बलशाली वीर योद्धा था और ध्रुव स्वामिनी
अंतर्मन से उसको प्रेम करती थी। उसका प्रेम करने का कारण तुलनात्मक अध्ययन था, जहाँ रामगुप्त विलासी, कायर और मध्यम था, वहीं दूसरी ओर चंद्रगुप्त वीर योद्धा, साहसी तथा पराक्रमी था। इसलिए वह अंतर्मन से उसको प्रेम करती थी। और एक स्थिति यह आती है जब उसका पति रामगुप्त उसको सकराज के गढ़ में भेजने को तैयार हो जाता है और चंद्रगुप्त उसके मन की पीड़ा को समझता है, सुनता है, तो वह उससे आलिंगनबद्ध हो जाती है। और आलिंगनबद्ध होने पर वह उसके प्रेम को महसूस करती है और वह कहती है, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा था। नियति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन में सायकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो। इससे पता चलता है कि ध्रुव स्वामिनी अंतर्मन से कहीं न कहीं चंद्रगुप्त के प्रति आसक्त भी थी। उसके व्यक्तित्व की अगली विशेषता है विद्रोही स्वभाव एवं स्वाभिमानी स्त्री। वह अपने स्वाभिमान के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अस्मिता को बचाने के लिए बार बार अपने पति विलासी रामगुप्त से निवेदन करती है, और जब वह निवेदन नहीं मानता है तो वह एक क्षत्राणी का रूप धारण कर लेती है। उसके मन में विद्रोह की भावना उठ जाती है और वह अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए उससे चुनौती देने लगती है और कठोर शब्दों में कहने लगती है, निर्लज, मध्यम, क्लीब, ओह, तो मेरा कोई रक्षक नहीं, अपनी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतलमणि नहीं हूँ, मुझ में रक्त की तरल लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं ही करूँगी। उसके चरित्र की अगली विशेषता है अन्याय की विरोधी या न्याय की पक्षधर। सकराज के दुर्ग को फतेह करने के बाद, वहाँ विजय प्राप्त करने के बाद रामगुप्त वहाँ पहुँचता है और रामगुप्त पहुँचकर अपने भाई चंद्रगुप्त को बंदी बनाने का आदेश देता है। चंद्रगुप्त को बंदी बना लिया जाता है और रामगुप्त अपना अधिकार जताने लगता है। और जब रामगुप्त अधिकार जताने लगता है तो ध्रुव स्वामिनी को लगता है कि यहाँ पर अन्याय हो रहा है और उस अन्याय के प्रति उसका बोलना स्वाभाविक था। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को आदेश देती है, उसको उत्साहित करती है और वह कहती है कि झटक दो इन लौह श्रृंखलाओं को, यह मिथ्या ढोंग कोई नहीं सहेगा, तुम्हारा क्रोध दुर्दैव भी नहीं। उसके चरित्र की अगली विशेषता है तार्किक एवं व्यवहार कुशल। ध्रुव स्वामिनी यद्यपि दमन चक्र का शिकार रही, शोषण का शिकार रही, उसके बाद भी उसमें तार्किक क्षमता है और वह व्यवहार कौशल है। उसके अपने पति के शोषण के कारण उस चक्र में रहते हुए भी वह पुरोहित से तर्क करती है
कि शास्त्रों में क्या कोई ऐसा विधान नहीं है जिससे महिलाओं की सुरक्षा, अस्मिता और उन्हें अधिकार दे सकें, या फिर ऐसे मध्य, क्लीब और कायर पुरुषों से उन्हें छुटकारा मिल सके। यह बात करना उसकी तार्किक क्षमता और व्यवहार कौशल को प्रदर्शित करता है। उसके चरित्र की अगली विशेषता है कि हास परिहास एवं व्यंग विनोद से में निपुण। यद्यपि ध्रुव स्वामिनी अत्यंत ही गंभीर रही है, फिर भी उसमें हास परिहास और व्यंग को भी देखा जा सकता है। प्रतिहारी जब अमात्य के विषय में पूछता है तो वह एकदम हास परिहास की मुद्रा में उससे कह बैठती है कि मेरे अंचलों में तो छिपे नहीं हैं, देखो किसी कुंज में ढूंढो। तो यह उसके व्यंग और विनोद को दर्शाती है। यह अनेक विशेषताएं उसमें हैं। ऐसी ही एक विशेषता है दूरदर्शी एवं विवेकशील। ध्रुव स्वामिनी दूरदर्शी एवं विवेकशील स्त्री है। तो ऐसी तमाम विशेषताएं उसके व्यक्तित्व में, चरित्र में देखने को मिलती हैं, जो इसके लिए इस नाटक की मुख्य भूमिका में पहुंचाती हैं। उसको महत्व देते हुए, उसकी प्रधान भूमिका को देखते हुए डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा लिखते हैं कि वास्तव में समस्त नाटक में ध्रुव स्वामिनी के चरित्र का विकास बड़ा सुंदर दिखाया गया है। परिस्थितियों के कारण उसके चरित्र की एक एक विशेषता क्रम से सम्मुख आती है। परिस्थितियों ने उनके चरित्र का निर्माण किया है। उसने उन परिस्थितियों पर अधिकार प्राप्त कर उन्हें अनुकूल बनाया है। इस प्रकार वह भी यह मानते हैं कि ध्रुव स्वामिनी ही इस नाटक की प्रधान नायिका है। तो छात्रों, आज हमने ध्रुव स्वामिनी नाटक की प्रधान नायिका ध्रुव स्वामिनी के चरित्र की विशेषताएं जानी हैं। मैं समझता हूँ आज आपने इस विषय को समझा होगा। धन्यवाद।